हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल को डिस्कस किया। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जो लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल हमने डिस्कस किया है वो सब कार्टेशियन सिस्टम में डिस्कस किया। एंड लाइफ इज नॉट ऑलवेज दैट सिंपल कि कार्टेशियन से हम सब कुछ कर पाए। तो हमारे पास हमें अब स्टडी करना है डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो कार्टेशियन सिस्टम। अब एक्स वाई जेड कार्टेशियन सिस्टम हम पढ़ते आए हैं। कार्टेशियन सिस्टम से जो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ सकती है वो होती है आपकी पोलर सिस्टम की। तो पोलर सिस्टम आपका 2D के अंदर रिप्रेजेंट करता है। तो कार्टेशियन में जहां आप एक्स वाई जेड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां अगर 2D की अभी बात करें तो पोलर के हिसाब से आप आर और फाई, इसमें आप किसी चीज को एक्सप्रेस करते हो। देन क्या होता है कि हम इस पोलर से ही फर्दर इंस्पिरेशन लेते हैं, और अब या तो हमारे पास सिलेंड्रिकल सिस्टम हो जाता है या हमारे पास स्फेरिकल सिस्टम हो जाता है। तो सिलेंड्रिकल में यही आर, फाई और जेड ये हो जाता है, और स्फेरिकल में आपके पास आर, फाई एंड थीटा। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। ओवरऑल क्या है कि कार्टेशियन सिस्टम में सारी कैलकुलेशंस इजी नहीं होती, तो हमें कुछ और सिस्टम्स चाहिए जिसके अंदर वो कैलकुलेशन इजी है। तो अगर आपको स्पेसिफिकली किसी सर्कुलर पाथ पे जाना है तो उस केस में कार्टेशियन की कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी। आप अगर उसको पोलर में सॉल्व कर लोगे या किसी और सिस्टम में सॉल्व कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो दैट इज जस्ट द पर्पस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स की। पोलर कोऑर्डिनेट्स की तो पहले मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेता हूं। एक मेरे पास ये एक्स वाई सिस्टम हो गया है। दूसरा, लेट मी ब्रिंग अ सर्कल। ठीक है, ऐसा कुछ सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। हाँ, अब क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिक पर्पस क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो अगर कार्टेशियन का आपके पास सरफेस या लाइन इंटीग्रल है वो पोलर में कैसे चेंज हो जाएगा, कैसे वो काम आपका आसान होगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का पर्पस क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम का पर्पस है किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को एक्सप्लेन करना। दैट्स इट। अब अगर ये आपके पास इस पॉइंट पर है तो क्या है, आप इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आप ले सकते हो। तो आप इसे x या आप इसे y, इस तरीके से आप इसकी वैल्यूज बता सकते हो। तो आप बता सकते हो कि भाई यहां से इतना x इतना y, तो ये इस पॉइंट पर ये काम हो रहा है। दूसरा आपके पास मेथड होता है, आप बता सकते हो कि यहां से कुछ a डिस्टेंस दूर, तो ये आप एक r रेडियस ले रहे हो जो कि a तक मैक्सिमम जा रही है, तो मैं इसको r लिख देता हूं। भाई ये यहां से इतने डिस्टेंस दूर और x एक्सिस से इतने फाई एंगल पे। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि देखो, पहले आप क्या कर रहे थे कि भाई x और y इसमें चले जाओ, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। तो यहाँ इतना और इन दोनों से ये वाला पॉइंट बन जाएगा, दोनों को सेटिस्फाई करते हुए। अब हम क्या कह रहे हैं कि देखो यहां से इतना चले जाओ r, और फिर इतने एंगल में मुड़ जाओ तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा। तो पॉइंट आपने एक्सप्लेन करना है, तो इस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें आपके पास क्या है कि जो चीज x है वो क्या है, कि ये जो r है आपके पास, r की वैल्यू हम यहां मान लेते हैं कि ये हमारे पास a वैल्यू, a रेडियस है इसकी पूरी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, जो भी r की वैल्यू होगी उसके साथ cos फाई, तो ये x की वैल्यू होगी। तो ये r जो भी है रेडियस आपकी,
उसका कोस ले लोगे तो x बन जाएगा, और साइन फाई ले लोगे तो वो y बन जाएगा। हम देखते हैं कि मान लीजिए मेरे पास कोई क्वांटिटी है, इसका मैं सरफेस इंटीग्रल ले रहा हूं dx dy लाइक दिस, एंड दिस इज इक्वल टू, अगर मुझे इस सरफेस, किसी सर्कल के सरफेस के ऊपर वही चीज करनी है तो वो क्या चेंज हो जाएगा? तो जो सिस्टम पहले आपका एक्स वाई में था, अब वो आपका किस में है, आर और फाई में चेंज हो रहा है। तो बाय प्रिंसिपल जो भी ये आपके पास क्वांटिटी है वो आपकी उसमें भैया x की वैल्यू r cos फाई फिट होनी चाहिए, y की वैल्यू r sin फाई फिट होनी चाहिए। तो x और y से आप उसको खत्म कर दो, r और फाई में आप उसको लिख लो। उसके साथ में आपके पास यहाँ क्वांटिटी होनी चाहिए डी आर, और ये आपके पास होगी डी फाई। ठीक है, तो पहले एक्स वाई सिस्टम था तो डी एक्स डी वाई था, अब आर और फाई वाला सिस्टम है तो डी आर डी फाई ये आपके पास होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, द प्रॉब्लम इज दिस कि एक्स और वाई दोनों लेंथ है, एक्स और वाई दोनों लेंथ है, आर तो लेंथ है लेकिन फाई जो है वो लेंथ नहीं। तो आपको यहां पर एक लेंथ एलिमेंट चाहिए। तो जैसे मैं इसको अब एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा, ये कोई आर्क है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आप ले रहे हो तो आपको यहां कितना डी फाई, कितना एंगल चेंज हुआ, ये लेंथ नहीं दे रहा, ये आपके पास आर है। तो आपको लेंथ चेंज क्या मिलेगा, आपको लेंथ चेंज ये मिलेगा, भाई यहां से यहां आप एंगल बढ़ रहे हो तो दिस इज आपका ये होना चाहिए लाइक दिस। और ये अगर यहां से आप बात कर रहे हो तो ये आपके पास आर कैप होना चाहिए, ये आपके पास फाई कैप की डायरेक्शन है। लेकिन जब आप उसको डी फाई के टर्म में लिखोगे तब वो नहीं चलेगा, तब वहां पर आपको एक लेंथ एलिमेंट चाहिए। साथ में देखो, जैसे आपको पता है कि एंगल क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज योर आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ क्या होगा, वो आपके पास होगी एंगल इनटू रेडियस। फाइन, एंड इसको मैं यहां थोड़ा नीचे लिख देता हूं, एंड अगर मुझे डी आर्क, भाई आर्क की लेंथ में थोड़ा चेंज चाहिए तो वो मुझे क्या होगा, भाई रेडियस, रेडियस तो आपका फिक्स है, तो मुझे डी एंगल चलेगा, मतलब आर डी फाई, ये आपके पास डी आर्क हो जाएगा लाइक दिस। तो हमने सिर्फ क्या किया है कि यहां हमें लेंथ चाहिए और हम आर्क लेंथ से सेटिस्फाई होंगे। अब इसमें एक चीज देखो समझने की ये है कि पहले आपके पास सिस्टम क्या था, पहले आपके पास सिस्टम था भाई ये आई कैप हो, तुम यहाँ जे कैप हो, पहले आपके पास ये सिस्टम था। अब आपके पास सिस्टम क्या है, अब आप किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग आप बता रहे हो कि भाई तुम आर कैप हो और इस डायरेक्शन में तुम फाई कैप हो। तो पहले भी दोनों परपेंडिकुलर थे, अब भी दोनों आर और फाई एक दूसरे से परपेंडिकुलर सिस्टम में ही है। तो आई होप ये सारी डॉट्स आप कनेक्ट कर सकते हो कि ये ऐसा है, इसका डायग्राम ऐसा है, और अब ये नया सिस्टम बन गया है। तो इस वजह से अब यहां पर डी फाई नहीं होगा, इसके साथ आर डी फाई होगा, क्योंकि ये आर्क लेंथ है और ये आर्क किसके ऊपर हो रही है, आर आर डिस्टेंस के ऊपर ये एंगल चेंज हो रहा है। तो जितने डिस्टेंस सेंटर से जितने डिस्टेंस के ऊपर ये एंगल चेंज होगा वो लेंथ इनटू दैट चेंज इन एंगल आपका चेंज इन आर्क होगा। तो आप इसको समझ सकते हो, दिस इज डी आर एंड आर डी फाइव। और इसको जहां भी जरूरत पड़े आप ऐसे ही लिखो, कहीं पर बाई चांस सिर्फ आर चेंज हो रहा है फाइव चेंज नहीं हो रहा, ठीक, तो वहां पर आपको कुछ ऐसा मतलब इस तरीके का कुछ करना हो तो वहां पर आपको पता है आर डी फाइव का फैक्टर नहीं लिखना, क्योंकि फाइव तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो ये है आपका सरफेस इंटीग्रल अगर चेंज करना हो। अब इसको आपकी इसकी लिमिट कैसे ली जाएंगी, अब आपके पास इसकी लिमिट कैसे ली जाएंगी, तो आपको ये देखना है कि देखो
जो आर है वो कहां से कहां गया भाई, आपको इस सर्कल का एरिया बनाना है। इस सर्कल का एरिया कवर करने के लिए आपको क्या करना है, आप गए 0 से आर, तो ये जो डॉट है यहाँ पर, पहले आप 0 पे हो, डॉट है, ये क्या हो गया, 0 से आर तक गया, ये एक लाइन बन गया। अब इस लाइन को आप पूरा ऐसे घुमा दोगे 2 पाई, तो ये लाइन जो एरिया कवर करता हुआ जाएगा तो वो पूरा का पूरा सर्कल का एरिया बन जाएगा। सो आप इमेजिन करो भी, आप 0 से शुरू हुए और जो भी इसकी ए मैक्सिमम लेंथ है वहां तक पहुंच गए, और पहले ये आपने किया, और फिर 0 से 2 पाई। ठीक है, मैं इसको अभी एनिमेशन के थ्रू नहीं बता सकता, बट इफ इट कुड बी पॉसिबल तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसकी एनिमेशन भी दिखाऊं। बट अभी आप ये सिंपली समझ सकते हो कि एक डॉट, डॉट 0 से आर तक गया, एंड देन ये जो 0 से आर तक गया है, अब क्या है कि ये एक लाइन बन गया है। अब ये जब लाइन घूमेगा तो ये पूरा एरिया बना देगा। तो ये है, आपने एक्सप्रेस किया है सरफेस इंटीग्रल को। ठीक है, एक सर्कल के सरफेस को, सरफेस इंटीग्रल को आप इस तरीके से चेंज करोगे कार्टेशियन से पोलर के अंदर। दूसरा, मान लीजिए आपको ये सरफेस इंटीग्रल के बाद नेक्स्ट लेवल पे आपको मान लीजिए लाइन इंटीग्रल चाहिए। लाइन इंटीग्रल, अब देखो ये कोऑर्डिनेट आप चेंज कर क्यों रहे, अब ये सर्कल की इक्वेशन या उसको dx dy को सॉल्व करना कार्टेशियन में इजी नहीं है, बट इसके अंदर पोलर में बड़ा इजी है। वैसे ही मान लो कोई चीज अगर सीधी लाइन पे चल रहा है, या कोई थोड़ा सा भी एक पाथ ऐसे एक पाथ ऐसे चल रहा है, तो उसको आप बड़ी इजीली कार्टेशियन में क्वांटिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है वो सर्कुलर पाथ में चल रही है, तो सर्कुलर पाथ में चलने के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा कि उसको कार्टेशियन से सॉल्व करना। तो वो जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में उसमें एक सीन होता है, जो सॉरी लगे रहो मुन्ना भाई, जो उसमें मूवी में, तो वो गांधी जी मुड़कर कहते हैं कि तुम जिस राह पर चल पड़े हो वो तुम्हें जो भी है बर्बादी की ओर ले जाएगा वगैरह वगैरह। तो बेसिकली जिस राह पर तुम चल पड़े हो वो राह सर्कुलर है बाय चांस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको उसको पोलर में चेंज करना पड़ेगा। एंड वो पोलर में चेंज करने के लिए, अगर मान लीजिए सेकंड केस में ले रहा हूं, यहां पर मैं इसका लाइन इंटीग्रल लेना चाहता हूं, तो इस क्वांटिटी में ऑब्वियसली आप, ठीक है, जो कि पुट एक्स वाई जो भी है वो आप पुट कर दो आर और फाई की टर्म में। लेकिन अब क्या है, आपको पता है कि भी आप इस पाथ पे घूम रहे हो, तो आपको एक बात पता है कि आपका जो आर जो है ना वो अभी एक कांस्टेंट है, वो आर आपके पास एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमने ए कंसीडर कर ली, सो दैट इज इक्वल टू ए। तो ये जो हमारे पास क्वांटिटी है डी आर, क्योंकि इसमें आर का वेरिएशन ही नहीं हो रहा, तो हम इसमें कोई भी डी आर यूज नहीं करेंगे। और ये जो आर है इसकी वैल्यू भी ए है, तो ए डी फाई, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये होना चाहिए आर डी फाई, पर ये हो जाएगा ए डी फाई, एंड फाई आपका 0 से 2 पाई वेरी हो रहा है। बस आप ये चीजें पुट कीजिए तो लाइन इंटीग्रल को कार्टेशियन से आप पोलर में चेंज कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बस जब भी आपके पास ऐसा कोई रास्ता आ जाए, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि आपको सर्कल का एरिया उसकी जरूरत है, या सर्कुलर पाथ पर आप मूव कर रहे हो, तो ऐसे केस में आप उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लो, दैट इज द बेस्ट वे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब सिलेंड्रिकल सिस्टम में आप क्या जा रहे हो, आप आर फाई एंड जेड के अंदर आप चेंज कर रहे हो। अब वही बात है कि पर्पस क्या है हमारे किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का, सो द पर्पस इज कि हम किसी पॉइंट को एक्सप्रेस कर पाए। तो ये है हमारे पास हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइक दिस। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं, सो दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वेक्टर अलजेब्रा में मैंने बताया था कि x क्रॉस y z होना चाहिए, हमेशा ऐसा कोऑर्डिनेट बनाना है, ये x y अपोजिट मत कर देना। नाउ अभी पहले आपने क्या पढ़ा है कि आपके पास भी एक सर्कल है एक्स वाई प्लेन के ऊपर, एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक सर्कल है। जो भी पॉइंट को आपने एक्सप्लेन करना है, मान लो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, तो आप क्या करते हो, यहां से एक जो भी है आर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करते हो और ये आप एक्स एक्सिस से फाई एंगल देख लेते हो। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा शार्प लिखता हूं। तो ये जो एंगल है आपके पास, दिस एंगल इज फाई। ठीक है, तो ये आर है और ये फाई है, ये वही चीज है वहां पर हमने सामने देख रहे थे, अब मैंने इसको फ्लैट कर दिया, नीचे लेटा दिया। और अब एक्स एक्सिस इस तरफ है, वाई एक्सिस, लेकिन वही है, आपको समझने के लिए वही चीज है कि एक्स से ही एंगल लेना है और आर डिस्टेंस है। अब हम क्या करते हैं, लेकिन जेड थर्ड डायमेंशन को इसमें कैसे इन्वॉल्व करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एक सिलेंडर बना देते हैं एंड इसकी जो साइड्स हैं उसको हम मिला देते हैं। ये क्या है, ये एक सिलेंडर बन गया। एंड अब हमें कौन सा पॉइंट मेंशन करना है, मान लो हमें ये पॉइंट एक्सप्लेन करना था 3D स्पेस के अंदर, तो वो पॉइंट इधर मैच कर गया। तो हमें बस एक z कितनी हाइट, यहां से मैं कितनी हाइट पे ले गया, ये पैरामीटर ऐड करना है। तो अब अगर मैं देखना चाहूं कि भाई मेरे पास एक्स वाई जेड क्या हो गए हैं, तो क्या होगा, भाई मेरे पास x क्या है, वही जो r cos फाई, वही चीज है। y मेरे पास क्या है, वो है r sin फाई। और z मेरे पास क्या है, भाई z तो z ही है, तो z तो कितनी हाइट पे ऊपर गए हैं, यही आपका z की वैल्यू है जो आपका यहां पर है। तो सर्कल को बस हमने एक ऊपर उठाया, तो ये हमारे नया सिस्टम है कि जिसमें हम सिलेंडर के तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। नाउ अब इसमें भी क्या होगा, इसमें आप दो ट्रांजिशन कर सकते हैं, एक तो वॉल्यूम इंटीग्रल को, तो वॉल्यूम इंटीग्रल में आपके पास क्या होगा, जो भी क्वांटिटी होगी उसको आपके पास डी एक्स डी वाई डी जेड होनी चाहिए। तो अब वो आपके पास क्या हो जाएगा, जो भी आपके पास क्वांटिटी है वो यू कैन इजीली इमेजिन कि ये वाली जो आपके पास क्वांटिटी है इसके अंदर आप पुट कर दीजिए एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ ये जो आर फाई और जेड है इसके अंदर। अब पहले जो आपके पास डी एक्स डी वाई डी जेड था, वो अब आपके पास क्या आएगा, डी आर डी फाई और डी जेड आना चाहिए। ठीक, तो डी आर, पहले आपके पास एक सिस्टम है जो कि मैं अगर इसको हल्का सा ड्रॉ करूं, तो ये है आपके पास आई कैप, ये है आपके पास जे कैप और ये है आपके पास के कैप। पहले ये सिस्टम है आपके पास। अब आपके पास क्या हो गया, भाई किसी तरीके से ये आपके पास है आर, आर कैप, तो आप इधर मेंशन कर रहे हो तो ये किसी तरीके से आर है, इस तरफ आप मेंशन कर रहे हो तो ये फाई है। तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपके पास फाई कैप, ये तो हमने पहले भी ड्रॉ किए थे, ये तो आई जे के वाले प्लेन में थे। और ऊपर वही सेम के कैप जो कि जेड वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों एक दूसरे से के परपेंडिकुलर हैं। आई जे वाला हमने पहले देख लिया था, उसी प्लेन में आर फाई है और ये जो है वो उससे परपेंडिकुलर है। तो अब बस, तो इसमें क्या है, एक वही मॉडिफिकेशन कि यहाँ आपको आर्क लेंथ चाहिए, तो ये आपको आर डी फाई लेना पड़ेगा डी जेड और डी आर के साथ, क्योंकि ये जो फाई एंगल रोटेट कर रहा है सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, तो भाई उसकी रेडियस क्या है, उस टाइम आर है, तो आर डी फाई डी जेड। तो इस तरीके से आपका वॉल्यूम इंटीग्रल होगा। अगर आपको सरफेस इंटीग्रल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना है, तो सरफेस इंटीग्रल कैसा होगा, भी आपके पास, अब मान लीजिए सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस है, अब मैं यहां बता देता हूं कि कर्व्ड सरफेस की हम बात कर रहे हैं, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो ये जो ऐसे कर्व्ड सरफेस है,
इसके लिए अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या होगा, तो पहले जो चीज डी एक्स डी वाई हो रही थी, अब क्या है, सरफेस, ये सरफेस कहाँ है, ये तो एक फिक्स रेडियस पे है, अगर रेडियस फिक्स है तो डी आर का फैक्टर आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो सरफेस, सरफेस के लिए सिंगल ये डबल इंटीग्रल होगा, ट्रिपल नहीं होगा। तो अब ये क्या है आपके पास, यहाँ जो भी क्वांटिटी है आप उसमें अगेन जो भी एक्स वाई जेड की वैल्यू है वो आप पुट कीजिए, आर जो है वो आपका कांस्टेंट है, एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू वो क्या है, दैट इज इक्वल टू जो भी इसकी मैक्सिमम रेडियस होगी, मान लेते हैं वो ए है, वो आपके पास होगा। तो अगर ये ऐसा है तो आपके पास यहाँ ये जो क्वांटिटी है ये क्या बन जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी भी जो डी आर है, भी डी आर तो आएगा नहीं क्योंकि अब आर तो कांस्टेंट हो गया, जहाँ आर लिखा है उसकी जगह जगह डी फाई, ए डी फाई क्या होगा, ये कह रहा है कि ये आर्क, ये घूमोगे सर्कल बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा। अब इससे हाइट पे जाओगे तो ये कर्व्ड सरफेस ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो जब घूमोगे तो ये लाइन बनेगी, सॉरी मैं क्या कह रहा हूं कि इस पॉइंट से तो इस पॉइंट पे अब आर तो चेंज हो नहीं रहा, एक फिक्स आर पे सेंटर से जब आप घूमोगे तो ये एक लाइन बन जाएगी। तो ये जो रिंग बन गया, आप इस रिंग को जैसे आप वो सोप बबल, सोप वाला जो लिक्विड है उसमें से आप ऐसे उठाओ तो क्या होता है, कैसे करके बबल सरफेस बन जाता है, तो वैसे सरफेस बन गया, तो ये सिलेंडर क्रिएट हो गया। तो उस चीज को बस यहाँ हम लिख देते हैं, सो दैट क्वांटिटी इज डी जेड, बस हो गया काम। तो वॉल्यूम इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल आप इस तरीके से वेरी कर सकते हो। आपने बहुत सारे इंटीग्रल्स देखे हैं, आपने सॉल्व भी किए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आप चीज़ों को क्वांटिफाई नहीं कर पाते कि यहाँ ये क्यों लिखा है, तो वो रट्टा मारने तक फिर हम रह जाते। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। स्फेरिकल सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सिलेंड्रिकल तो बिल्कुल ईजी था। और हम अगेन एक काम करते हैं कि इनको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हमने अगेन वी ड्रू एक्स वाई एंड जेड। अब अगेन हमें एक कोऑर्डिनेट हमने एक्सप्लेन करने थे किसी पॉइंट के, एंड हमने इस तरीके से उसे एक्सप्लेन किया है, लाइक दिस। बिल्कुल, बहुत ही उम्दा स्ट्रक्चर, यस नाइस। सो इसको थोड़ा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए अब मैं इसको फिर से लिखता हूँ, दिस इज, तो इसको मैंने एक्सप्रेस कर दिया, ये अब है आपके पास x, ये है y और ये है z। तो x से y और y से z। अब आपका पर्पस क्या है, इस स्पेस में कोई एक पॉइंट है, इसको एक्सप्रेस करना। स्पेस में इस पॉइंट को एक्सप्रेस करने के लिए आपने क्या किया है, पहले इस पॉइंट को एक्सप्रेस किया है इस सर्कल, लाइक दिस। एंड ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट की ये जो यहां से दूरी है, इसको आप अब स्फीयर का रेडियस ले रहे हो। अब ये क्वांटिटी आप आर नहीं ले रहे हो, द डिफरेंस इज इसको आप स्फीयर का रेडियस ले रहे हो, लेकिन यस जो एक्स से एंगल है उसको आप फाई ले रहे हो। ठीक है, ये एंगल आप फाई ले रहे हो, लेकिन आर आप किसको ले रहे हो, स्फीयर की रेडियस को अब आप आर ले रहे हो। तो ये आपके पास बन गया है आर फाई और थीटा, इसका अब आपको कॉम्बिनेशन बनाना है डी एक्स डी वाई डी जेड छोड़ के। नाउ अब ये जो आर है ये क्या है, इसका प्रोजेक्शन, इसका जो जेड एक्सिस से एंगल है ये क्या बनेगा, ये एंगल है आपका थीटा, ये दिस एंगल इज थीटा। नाउ तो जेड एक्सिस से ये इसका एंगल है थीटा, तो मैं इसको पैरेलल में ड्रॉ करता जाता हूं ताकि वो भी आपको इजी रहेगा, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि स्मॉलर स्लाइस में वो आपके पास क्या हो रहा है। नाउ ये जो आपके पास पोजीशन वेक्टर है ये आर है, ये एक स्फीयर का हिस्सा है। अब इसका इसके ऊपर
जो एंगल होगा इसके साथ वो एंगल होगा थीटा। इसकी प्रोजेक्शन जब यहां पर गिराओगे, ठीक है, तो ये एक्स वाई प्लेन पे आएगा, जो कि हम मान सकते हैं कि अब ये किसी सर्कल का हिस्सा है। ठीक, तो यहाँ पर ये एक स्फीयर का हिस्सा है और यहाँ पर ये एक सर्कल का हिस्सा है और यहाँ एंगल आपका फाई है। तो ये दोनों ऊपर और नीचे ये हमने डायग्राम बना लिया। नाउ अब इसकी लेंथ है आर, और तो इसकी लेंथ क्या होगी? तो सबसे पहले जो z है वो आपके पास क्या होगा? z आपके पास r का आप कोस थीटा ले सकते हो, r का कोस थीटा ले सकते हो, तो ये z होगा यहाँ पे r कोस थीटा। नाउ ये है आपका दिस, इसको हम ऊपर ही लिख देते हैं, बढ़िया रहेगा यहीं पर। नेक्स्ट हम देखते हैं ये क्या होगा, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ होगी आपके पास r साइन थीटा, ये इसकी लेंथ होगी। अब इसकी जो लेंथ है r साइन थीटा, उससे अगर मैं x पे प्रोजेक्शन लूं और y पे प्रोजेक्शन लूं, तो ये मेरे पास x क्या हो जाएगा? तो इसको मैं x और y का इस पे मैं दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये मैं इसको y पे प्रोजेक्शन लूं और इसको मैं x पे प्रोजेक्शन लूं, तो ये मेरे पास x पे जो काटेगा और y पे जो काटेगा, इस पे थोड़ा सा ये इस सर्कल थोड़ा सा छोटा है जिसकी वजह से दिखाना मुश्किल है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आपके पास मेन वेक्टर है r, ठीक है, और ये जो r मेन वेक्टर है इसका z एक्सिस पे आपने प्रोजेक्शन लिया r cos थीटा, और ये यहाँ नीचे जो आपने प्रोजेक्शन लिया ये है आपका r sin थीटा। अब r sin थीटा को आप फिर से उसका फाई की तरफ और फाई के दूसरी तरफ आप एंगल ले सकते हो, तो ये आपके पास क्या बनेगा? सबसे पहले जो z है आपके पास, z आपको पता चल गया भाई, सबसे पहले z लिख लेते हैं। तो z है आपके पास r cos थीटा। x क्या है? जो लेंथ है आपके पास r sin थीटा, ये लेंथ है आपके पास, इस लेंथ का आपने कोस फाई लेना, फाई की तरफ प्रोजेक्शन लेना, और जो लेंथ है यही r sin थीटा नीचे वाले वेक्टर का, उसका y की तरफ क्या होगा? इनटू साइन फाई होगा। बस ये आपके ट्रांजिशन करने के आपके एक तरह से फॉर्मूले बन गए। नाउ मुझे अगर कोई इस तरीके की कंडीशन मिले जिसमें एक स्फीयर के अराउंड मुझे कोई वॉल्यूम इंटीग्रल लेना हो, तो मेरे लिए अच्छा रहेगा कि अगर मैं उसे कन्वर्ट कर लूं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो मैं अगर लेना चाहता हूं वॉल्यूम इंटीग्रल, तो वॉल्यूम इंटीग्रल, और अगर मैं उसको स्फीयर के वॉल्यूम पे लूं तो क्या होगा? dx dy dz, और यहाँ कुछ क्वांटिटी होगी और कुछ उसकी लिमिट होगी, जो भी होगा कार्टेशियन में। और यहाँ हमें 1 2 3 तीनों उसका इंटीग्रेशन, ये जो भी क्वांटिटी है आपको पता है इसमें पुट x y z, ये जो भी x y z है इनकी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, और इसको r थीटा और फाई में आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट dx dy dz, ऐसा कुछ है आपके पास। तो dx dy dz को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? अब आपके पास r फाई और थीटा है, तो आपके पास होना चाहिए जो न्यू आपके पास आना चाहिए, एक तो आना चाहिए आपके पास r, फिर आना चाहिए आपके पास d थीटा या d फाई, और फिर आपने के पास आना चाहिए d थीटा, लाइक दिस। नाउ अगेन एक्स वाई जेड तीनों लेंथ है, एंड आर फाई थीटा, आर तो लेंथ है, फाई और थीटा लेंथ नहीं है, तो यहाँ पर आर्क लेंथ चाहिए। आर्क लेंथ अगर लेनी है तो आर्क लेंथ क्या होता है कि कितना चेंज इन एंगल हुआ, लेकिन ओरिजिन से कितने डिस्टेंस के ऊपर, वो रेडियस, उसको हम रेडियस बोलते हैं, जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, जो एंगल पे वेरिएशन हो रहा है उसका। तो ये जो फाई एंगल है ये ओरिजिन से कितना डिफरेंस पे हो रहा है? ये आर साइन थीटा के ऊपर हो रहा है। तो ये जो पॉइंट, जो भी पॉइंट है, ये फाई एंगल एक्स वाई प्लेन पे मूव कर रहा है, तो ये क्या है आपका? दिस इज
आर साइन थीटा डी फाई, ये आपको फैक्टर दे रहा है आर साइन थीटा डी फाई। तो एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है। और थीटा, अब ये जो थीटा वेरी कर रहा है उस टाइम सेंटर से इसकी डिस्टेंस क्या है, ये तो स्फीयर का रेडियस ही है आर, तो आपके पास ये आर डी थीटा बनता है। कुल मिला के जब आप इसको लिखते हो तो आप इसे कलेक्टिवली लिख देते हो कि आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, या डी आर डी फाई डी थीटा, इस तरीके से आप इसको लिख देते हो। तो भाई ये आर स्क्वायर साइन थीटा इस वजह से आता है। नाउ हम नेक्स्ट चीज फिर हम देखते हैं इसके अंदर भी लिमिट क्या होगी। आपको ये पूरा स्फीयर कवर करना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, 0 से आर, जेड एक्सिस के अबाउट चले जाओ, 0 से आर, तो जेड एक्सिस के अबाउट 0 टू आर, ये जो भी आपकी रेडियस है ए रेडियस है इसकी। उसके बाद यहाँ ए चलेगी, ये लाइन बन गई। अब लाइन आप क्या करो, ये नीचे तक ले आओ, तो इस लाइन को 90 डिग्री रोटेट कर दो, तो थीटा की जो वैल्यू है आपके पास, ये है आर की वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू और ये फाई की वैल्यू। ठीक है, तो थीटा की जो वैल्यू है वो आपने लेनी है 0 से पाई तक। ठीक है, और फाई की जो वैल्यू लेनी है वो है लेनी है 0 से 2 पाई तक। हम इससे अपोजिट भी कर सकते हैं। तो अभी क्या हुआ, आपने 0 से आर ए तक गए, ये आपके पास लाइन बन गई। इस लाइन को आपने 90 डिग्री रोटेट किया तो ये डी टाइप का बन गया, आधा आधा चांद बन गया। अब इसको आप 360 डिग्री रोटेट करोगे तो ये पूरा स्फीयर का वॉल्यूम बन जाएगा। तो इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो। आप यस ये भी कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ गए, फिर उसको पूरा घुमा दिया तो ये पूरा का पूरा सर्कल का एरिया बन गया। अब उसको आपने पाई रोटेट कर दिया, तब भी ये बन सकता है। लेकिन फिर भी हम थीटा को 0 टू पाई और फाई को 0 टू 2 पाई लेते हैं, क्योंकि पिछली दो अरेंजमेंट में भी हम फाई को 0 टू 2 पाई लेते आए हैं, तो बस कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम आपस में कंसिस्टेंट रहे, इसके लिए हम उसको 0 से 2 पाई लेते हैं। बाकी दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। सो ये आपके पास मेथड रहता है वॉल्यूम इंटीग्रल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करने के लिए। अगर यहीं पर वॉल्यूम इंटीग्रल के बाद आपके पास सरफेस इंटीग्रल को अगर आपको चेंज करना हो, अगेन द सेम थिंग, कुछ क्वांटिटी है, कुछ सरफेस है डी एस या डी एक्स डी वाई कुछ भी है, तो आप सरफेस की बात कर रहे हो, इसका जो स्फीयर है इसका पूरा सरफेस ले रहे हो आप, तो पूरे सरफेस में रेडियस तो कांस्टेंट हो गया, तो आपके पास अब डी आर की टर्म नहीं आएगी। तो ये जो टर्म है ये आपको पता है कि पुट एक्स वाई जेड हो गया, लेकिन अब क्या है, जो आपका आर है वो तो ए कांस्टेंट हो गया, एंड अब इसमें डी आर की टर्म नहीं आएगी, और ये जो ए आर स्क्वायर साइन थीटा होता है ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, और थीटा ऑब्वियसली 0 टू पाई और फाई ऑब्वियसली 0 टू 2 पाई, ये आपका होता है। तो इस तरीके से हम जो है स्फेरिकल सिस्टम में किसी भी चीज को वॉल्यूम इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल को हम चेंज कर सकते हैं। अब जब 3D स्ट्रक्चर है उसमें लाइन का कोई मतलब नहीं होता कि भाई इस सरफेस के ऊपर लाइन कहाँ से कहाँ जा रही होगी, तो वो उसका मतलब नहीं है। या उसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें बन सकती हैं जो अभी मतलब जिसको हम इतने कंसाइज फॉर्मूले में नहीं बता सकते। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हमारे पास कौन कौन से हैं, पोलर, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल। फिर हमारे पास जो पोलर है उसको हमने उसकी टर्म्स को एक्सप्लेन किया, एंड देन कोई भी सरफेस और लाइन इंटीग्रल किस तरीके से चेंज होगा उसका हमने प्रोटोकॉल आपको बताया। देन सिलेंड्रिकल में सेम हमने वो स्टडी किया और उसके बाद उसका प्रोटोकॉल बताया, एंड फाइनली स्फेरिकल में हमने सेम स्टडी किया और उसका प्रोटोकॉल आपको बताया कि किस तरीके से वो उसमें चेंज किया जा सकता है। तो इन सब क्वांटिटीज का आपकी आगे की स्टडीज में, आगे के लेक्चर्स में यूज होगा। जब भी आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या स्टोक्स थ्योरम लगाओगे तो कोई ना कोई क्लोज सरफेस आपका स्फेरिकल मिलेगा, सिलेंड्रिकल मिलेगा, या इस तरह की कई चीजें आपकी हो सकती हैं। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जस्ट ये जो है ये आपके पास एक चैप्टर है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, एंड क्योंकि यही क्वांटिटी, यही बस जो ट्रिक्स हैं लास्ट में भी, ये इसको कैसे करना है, ये प्रोटोकॉल आपको चाहिए हर जगह पर चेंज करने के लिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में with more informative videos. Till then, bye bye, take care.